विश्वर विजय थे। जय माँ कालशिला, जय बाबा तुंगनाथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। खुश रहिए, क्योंकि अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और मेरा नाम है अनीता और स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में, नई कहानी के साथ। और पात्र परिचय तो मैंने कल करा दिया था, अभी मेरा सारा काम निपट चुका है। तो वैसे तो मुझे राजमा निकालनी थी, राजमा पक चुकी है आगे को, लेकिन हाथ पे दर्द हो रहा है क्योंकि वो छाला जो है वो फट चुका है। तो उससे बार बार खून आने की संभावना, जब भी हाथ कहीं पे टच हो रहा है तो उससे खून निकल रहा है। तो मैं थोड़ा थोड़ा रेस्ट करती हूँ, उस घाव को सूखने देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी बर्तन धोए हैं। तो नहीं करूँगी फ़िलहाल काम, क्योंकि जितनी देर तक उसमें दर्द होता रहेगा तो मुझे ही परेशानी होगी। तो अभी बाहर का मौसम है, सामने पूरी मदमेश्वर घाटी है और हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं। कुल मिला के बात की जाए तो तेज़ धूप के साथ मौसम बहुत सुहाना हो रखा है। और मैंने अभी ये कुछ राजमा सुखाने के लिए, ये काले वाले तो सूख गए हैं, ये भी सब्जी वाले राजमा है, क्योंकि दाल वाले राजमा सितंबर अक्टूबर तक होगी। और बस ये आटे का कट्टा था, इस पर आटा लाए थे बाज़ार से पीस के, जो गेहूँ मैंने धो के रखे हुए थे उनसे। तो ये भी मैंने धो के रख दिया है ताकि इसको चूहे ना काटें। बाकी कपड़े धो के डाल दिए हैं, भी है चूल्हे में। चलो देर नहीं करते हैं, आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे मेरी कहानी का, तो मैंने भी तैयार कर रखी है आपके लिए कहानी, और शुरू करते हैं होंगी। क्योंकि बंदर आ गए थे और मैं फिर से उन बंदरों को भगाने के लिए लगी थी। तो मुझे लग रहा है आज मुझे बाहर ही वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि बंदरों का कोई पता नहीं कब आतंक मचा दे। इसलिए प्लान कैंसिल हो गया है। कैंसिल इसलिए हुआ कि दरवाज़ा खुला रखती हूँ और आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ, ताकि ध्यान बाहर भी रहे और अंदर भी रहे। क्योंकि वहाँ पे सेटअप करने में थोड़ा मुश्किल हो रही है, और यहाँ पे सेटअप बनाया बनाया है तो चल जाता है। तो जारी करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ व्हाट्सएप के स्टेटस चेक कर रही थी, तो देखा मेरी बेस्ट फ्रेंड संगीता ने आज स्टेटस लगाया हुआ है और छोटे से बच्चे के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ है। तो मैंने उससे पूछा कि किस चीज़ की है, किस चीज़ की बधाइयाँ दे रही है तो इस छोटे से बच्चे को। तो उसने कहा आज मेरा भतीजा हुआ है, भतीजा यानी भाई का बेटा हुआ है। तो सबसे पहले संगीता को भी ढेर सारी बधाइयाँ, और संजू और उसकी वाइफ के लिए भी, ताऊ जी ताई जी के लिए भी ढेर सारी बधाइयाँ हैं। खुश आप बहू और बेटे का ध्यान रखिए, बहू और नाती का ध्यान रखिए, और मेरी वीडियो देखते रहिए। तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरह से होती है कि महाभारत के जो अंतकथा है उसके अंतर्गत श्री कृष्ण और बलराम जो हैं वो द्वारिका में है, और उनके साथ माता देवकी भी है। क्योंकि ये कहानी है कृष्ण के युवावस्था की है, जब वो अपना ब्रज गोकुल छोड़ के द्वारिका चले गए थे, तब कहानी शुरू होती है। और कहानी शुरू होती है, साथ ही में इसमें जो नायक है वो बलराम है। बलराम को हमारे यहाँ पे दूधा कौन के नाम से जाना जाता है, गढ़वाली में दूधा कौन। यहाँ पे कमल को, मतलब दूधा कौन को कमल का अभ्रंश मान सकते हैं आप लोग, कि हम बोलचाल की भाषा में कमल को कौन कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे 3 प्रकार के कमल पाए जाते हैं। एक ब्रह्म कमल हो गया, जिसको हम सिर्फ कौन बोलते हैं। दूसरा हो गया पद्म कमल, जिसको कमल होता है जो राष्ट्रीय पुष्प भी है। और उसके बाद है सूर्य कौन, जिसको हम सूर्यमुखी के नाम से जाने जाते हैं, उसको भी एक यहाँ पे कमल की संज्ञा दी जाती है, कमल के नाम से जाना जाता है। तो नायिका है पूर्वी बंगाल, यानी आधुनिक जो बांग्लादेश है, तत्कालीन वो पूर्वी बंगाल था। क्योंकि हमारा जो एशिया था पूरा, हमारा जो भारत था वो पूरे एशिया में इसका साम्राज्य था। अभी जब भी हम मुग़ल इतिहास पढ़ते हैं तो हम छोटे से भारत को देखते हैं, लेकिन जब हमारा अपना इतिहास देखेंगे, हम अपना सनातन धर्म का इतिहास देखेंगे, तो पूरे आपका ये कंबोडिया से लेकर सीधे अफ़गानिस्तान, इधर तजाकिस्तान तक भारत देश ही दिखाई देता है, एक एशिया दिखाई देता है। जितना भी एशिया साम्राज्य है, एशिया जहाँ तक फैला हुआ है वो पूरा भारत देश में आर्यावर्त जम्बूद्वीप के नाम से प्रसिद्ध था वो। तो राजकुमारी थी, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, देश एक ही माना जाता था, लेकिन जो देश था वो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। तो पूर्वी बंगाल की जो राजकुमारी थी ज्योतमाला, वो बहुत ही सुंदर, सुंदर तो अतिमती थी, जिसको गढ़वाली भाषा में कहते हैं ना, अति सुंदर थी, अतिमती थी। लेकिन वो साथ ही साथ बुद्धिमान भी थी और राजकाज में निपुण थी।
इसी को देखते हुए उसके पापा ने उसको राजकाज सौंपा हुआ था। और उन्हें क्या उन्हें मतलब जिसको हम आजकल की भाषा में घर जवाई कहते हैं, मतलब जो हमारे यहाँ पे यूज होता है घर जवाई चाहिए था, क्योंकि उनको या तो उनकी संतान नहीं थी, उनकी एक ही राजकुमार थी, पुत्र नहीं थे, मतलब कहने का मतलब ये था। और उसे अपना राजकाज सौंपा हुआ था और वो अपने अस्त्र शस्त्र में निपुण हो चुकी थी, सारी विद्याएं उसने ग्रहण कर ली थी। जैसे जैसे वो जवान होती जा रही थी वैसे वैसे और सुंदर होती जा रही थी। तो उसकी सुंदरता पे बहुत से राजा राजकुमार मोहित थे। उस टाइम पे क्या था कि राजकुमार राजा बहुत सारी शादियां कर लेते थे। राजा महाराजा बूढ़े भी हो चुके, 60-80 साल के हो चुके, तब तक शादियां करते रहते थे और शादियों में अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए भी करते रहते थे ये लोग ऐसा। तो उसकी सुंदरता के साथ साथ एक अवगुण था। वो अवगुण ये था कि ये धूत क्रीड़ा, जिसको जुआ कहते हैं, धूत क्रीड़ा का मतलब दुष्टों की खेल, दुष्टों का खेल। तो दुष्टों का खेल जुआ खेलती थी ये, और जुआ खेलने में वो इतनी माहिर थी कि उसने शर्तें ये रख दी कि जो मुझे जुए में हराएगा वही उसी को मैं पति के रूप में उसका वरण करूँगी। और इधर सारे राजकुमार, सारे राजा महाराजा वहाँ पहुँच चुके थे ज्योतिमाला के स्वयंवर के लिए, और चुके थे 2 बार हो गया। तो ज्योतिमाला के स्वयंवर में पहुँचे, लेकिन कोई भी उसको हरा नहीं सकता था। उसका कारण ये था कि इसको गुरु ने एक राउंड बाहर से देख के आई कि फिर बंदर तो ऊपर नहीं आ गए होंगे, और आज मैंने ट्यूब नहीं लगाई। मैंने कहा बिना ट्यूब के इसको हाथ को सूखने देती हूँ। अभी उंगली सीधी नहीं हो रही, या उंगली ऐसी रही, ये देखो अलग ही जा रही है, वो ये ज़्यादा जली हुई ना तो वो अलग ही जा रही है। तो उसका कारण था ज्योतिमाला के जो में न हारने का कारण था कि इसके गुरु ने इसको हाथी दांत के बने हुए जादुई पासे दिए थे। लेकिन उसके साथ साथ ये कहा था कि इसका प्रयोग तुम अपनी विद्वता को दिखाने के लिए करना, और जहाँ पे आपको मतलब कोई आपको गलत तरीके से हराने की कोशिश कर रहा हो, या आपके साथ कोई चाल चल रहा हो, या जिसको हम मिसबिहेव कह सकते हैं कि आपके साथ जब भी कोई मिसबिहेव करेगा तो आप इसका प्रयोग, उस जादुई पासे का प्रयोग तब कर सकते हैं। तो ज्योतिमाला उस पे ज्योतिमाला को घमंड हो चला था, और उसने उसका प्रयोग तब किया जब अपने लिए स्वयंवर चुनना था। वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी अच्छी थी, तो उसको कोई भी व्यक्ति उसका वर्णन कर सकता था, कोई भी राजकुमार राजा उसका वर्णन कर सकता था, लेकिन उसने उसका प्रयोग गलत तरीके से कर लिया। तो इधर द्वारिका में बलराम और कृष्ण तक ये खबर भी पहुंचती है कि ज्योतिमाला ने अपना स्वयंवर रचा है। लेकिन उसको कल्पना कह सकते हैं, या स्वप्न कह सकते हैं। तो स्वप्न में ज्योतिमाला बलराम जी को दिखाई देती है कि वो किस प्रकार से दिखाई देती है। तो जैसे वो दिखाई देती है तो वो बलराम जी माता देवकी से अपने स्वप्न की बात कहते हैं और अपनी परेशानी का कारण कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इससे आगे की कहानी के लिए मैं कल आप लोगों से बात करूँगी, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है और कुछ कुछ गढ़वाली वर्ड भी आने वाले हैं बीच बीच में। कुछ उपमान उपमेय का प्रयोग, उपमा का प्रयोग मैं गढ़वाली में भी करूँगी। उसका मैं हिंदी भी बस समझाती चली जाऊँगी, ताकि आप लोग की समझ में आ जाए। और आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ बना सकूं। और मेरी गढ़वाली संस्कृति को जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं तभी तो मैं आगे वीडियो बना पा रही हूँ। और नए टॉपिक पे इसके आगे की कहानी शायद ये 3-4 पार्ट में चला जाए, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है। तब तक के लिए टेक केयर।